भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां कहा जाता है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। यानी हर कुछ कोस पर भाषा बदल जाती है। ये विविधता भारत की खूबसूरती है। भाषाई विविधता के साथ साथ भारत का हर राज्य अपनी एक अलग अनूठी पहचान रखता है। इसी अनूठेपन और खूबसूरती को समेटे हुए आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जहां संगीत की मधुरता होगी, परंपराओं की गरिमा होगी, ज्ञान की गहराई होगी और होगी इतिहास की झलक भी। आज हम सुनेंगे कर्नाटक के गांवों की सुरीली धुनें, देखेंगे तुलुनाडु के मैदानों में जोश से भरे पारंपरिक खेल और मिलेंगे एक ऐसे गुरु से जिन्होंने देश को बड़े बड़े नेता दिए। साथ ही हम केरल के उस ऐतिहासिक गांव की भी सैर करेंगे जहां जन्म हुआ था महान कलाकार राजा रवि वर्मा का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के संस्कृति संवाद की। फूलों का दैया देवाने सैया सोली सा ब्याड़ा गेली सैया। Let us commence the understanding of the socio-cultural depths of Tulunadu's folk games. अर्जुन सिंह से, चंद्रशेखर से, चंद्रशेखर जी इनके नारायण तिवारी आपके। प्रकृति, कला और संस्कृति का मिश्रण किलीमनूर केरल के तिरुवनंतपुरम के चिरायन कीजू तालुक का एक गाँव है। आईजीएनसीए द्वारा संस्थापक सदस्य सचिव कपिला वात्स्यायन स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल तक उतर जाती हैं। आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी ही रूहानी शख्सियत जिनके गीतों में कर्नाटक की मिट्टी बोलती है और गायकी में सदियों पुरानी लोक परंपराओं की गूंज सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं जोगिला सिद्धराजू की। जोगिला जी के गीत हमें गांव की सादगी, श्रम और जीवन के सहज सौंदर्य की याद दिलाते हैं। उनकी आवाज में लोक जीवन की आत्मा बसती है। तो आइए शब्दों को विराम देते हैं और डूब जाते हैं सुरों के संसार में। सुनते हैं जोगिला सिद्धराजू जी की ये सांस्कृतिक प्रस्तुति। ब्याड़ा गेली सैया फूलों का दैया देवाने सैया सोली सा ब्याड़ा गेली सैया सोली सा ब्याड़ा गेली सैया सोली सा ब्याड़ा गेली सैया फूलों का दैया देवाने सैया सोली सा ब्याड़ा गेली सैया सोली सा ब्याड़ा गेली सैया सोली सा ब्याड़ा गेली सैया ಮೂಡಾಲಾದವನೇ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಶಿವನೇ ಮೂಡಾಲಾದವನೇ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಾರಿ ಗೊಲಿಯೋ ಸುಗುಣಾನೇ ಭಕ್ತಾರಿ ಗೊಲಿಯೋ ಸುಗುಣಾನೇ ಶಂಕರ ಸೋಲಿ ಸಾ ಬ್ಯಾಡ ಗೆಲಿ ಸೈಯ ಸೋಲಿ ಸಾ ಬ್ಯಾಡ ಗೆಲಿ ಸೈಯ ಭೂಲೋಕ ದಯ್ಯ ದೇವಾನೇ ಸಯ್ಯ ಸೋಲಿ ಸಾ ಬ್ಯಾಡ ಗೆಲಿ ಸೈಯ ಸೋಲಿ ಸಾ
ಶನಿವಾರದ ಪೂಜೆಗೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಉಪವಾಸ ತುಳಸಿ ಪತ್ರೆಯ ತಂದೀವ್ನಿ ತುಳಸಿ ಪತ್ರೆಯ ತಂದೀವ್ನಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸೋಲಿಸ ಬ್ಯಾಡ ಗೆಲಿಸಯ್ಯ ಸೋಲಿಸ ಬ್ಯಾಡ ಗೆಲಿಸಯ್ಯ ಭೂಲೋಕದಯ್ಯ ದೇವಾನೇ ಸಯ್ಯ ಸೋಲಿಸ ಬ್ಯಾಡ ಗೆಲಿಸಯ್ಯ 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 संस्कृति सिर्फ कला, नृत्य, गीत, पहनावे या खान पान तक सीमित नहीं होती। ये उस जज्बे में भी दिखाई देती है जो खेल के मैदान में छलकता है। सिने सर्कल में आज हम आपको दिखा रहे हैं फोक गेम्स ऑफ तुलुनाडु। तुलुनाडु कर्नाटक का वो तटीय इलाका है जिसे परशुराम सृष्टि भी कहा जाता है। यहाँ की हवा में समुद्र की लहरों की गूंज है और मिट्टी में परंपराओं के प्रति सम्मान। यहाँ खेले जाने वाले खेल सिर्फ हार और जीत के लिए नहीं होते, ये शरीर, मन और समुदाय के सामूहिक विकास का माध्यम होते हैं। आज के दौर में जब हम बंद कमरों में मोबाइल और वीडियो गेम्स में उलझे रहते हैं, तुलुनाडु के पारंपरिक खेल हमें फिर से अपनी जड़ों के साथ जोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं तुलुनाडु के लोक खेलों की जीवंत झलक। Tucked away in idyllic settings amidst nature is a historic land called Tulunadu, an ancient province comprising Dakshina Kannada and Udupi districts of Karnataka, as well as Kasargod district of Kerala, home of the Tuluvas, whose mother tongue Tulu is one of the 5 major Dravidian languages. Today, Tulu is spoken by over 3 million people. And though geographically confined, the region's rich socio-cultural legacy has made its indelible mark on the very fabric of Indian culture. The theatre form Yakshagana and Bhutaradhani form of worship are glorious examples of this legacy. The folk games of Tulunadu are thus much more than mere frivolous play. They are mirrors of the Tulu legacy, melting pots of the old and the new, lessons in social conduct, and yes, they are excellent mental and physical developers. Let us commence the understanding of the socio-cultural depths of Tulunadu's folk games with Hulidana, or Tiger and Cow. Hulidana is a game that has very simple rules. The player outside the circle or the tiger needs to enter the fort, which is a chain of players holding hands to prevent the tiger from entering. The player inside the circle or the cow needs to keep the tiger from getting him out, and for doing so, the cow gets help from the players forming the circle. Chennemane is a mind game, much like chess, which involves a wooden board having 7 chambers on either side. It is played with manjotis, which are nuts of a wild-growing tree in the forests of Tulunadu. The game starts with 4 manjotis in each chamber. The player who starts the game picks up 4 manjotis from any one of the chambers on his side and moves forward, putting 1 manjoti in each chamber, left to right. Then he picks up 4 manjotis from the adjacent chamber to the one where he had ended and starts all over again till he finds an empty chamber. Manjotis on the chamber next to the empty chamber are said to be won by him. The other player then gets his chance. He calculates where he starts from so that
he finally reaches an empty chamber which has maximum manjotis in the adjacent chamber. The basic game of Jubilee involves marking out of an area that has 8 squares and a semicircular well. The girl starting the game throws the Jubilee, which is a flat piece of stone, to the first square. Then, hopping on one foot, starting with the square on the other side, the girl goes up to the well, from where she turns back and hops back to the square where she had thrown the Jubilee. Touching the Jubilee with her foot, she kicks the Jubilee beyond the starting line, still on one foot, and then jumps to touch the Jubilee with her foot again. If the girl succeeds in doing so, she gets a chance to throw the Jubilee to the second square and starts the entire process once again. If the Jubilee does not land on the correct square, or if the girl touches the line with her foot, or when she is unable to keep one foot off the ground while hopping, she is supposed to be out, and the next girl gets her chance. If the Jubilee is kicked beyond the sideline, or if the player is not in a position to jump and touch the Jubilee with her foot beyond the starting line, then too the player is considered out. In this way, one by one, the player is expected to take all the squares. आज के विशेष साक्षात्कार में हम मिल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका जीवन किताबों और कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने ऐसे विद्यार्थी तैयार किए जिन्होंने आगे चलकर देश और राज्यों का नेतृत्व किया। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जैसे दिग्गज नेता उनके शिष्यों में शामिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर महेश मिश्रा की। आज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे उनके जीवन के अनुभव, विचार और कुछ अनछुए पहलू जो एक गुरु को राष्ट्र निर्माता बनाते हैं। आपने अर्जुन सिंह को पढ़ाया था, गोविंद नारायण सिंह को आपने पढ़ाया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वीपी सिंह को, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। अर्जुन सिंह थे, अर्जुन सिंह चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर भी इनके आपके विद्यार्थी, नारायण दत्त तिवारी आपके स्टूडेंट थे। अच्छा, टीएन चतुर्वेदी भी आपके विद्यार्थी थे जो होम सेक्रेटरी गवर्नर हो गए। सब लोग विद्यार्थी। जब आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी इस जगह पहुंच गए तो कैसा आपने महसूस किया? गर्व, थोड़ा सा गर्व तो होता है अपने विद्यार्थी के होने, पर उनसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी हमने। ये तो मुझे मालूम है, जब भी वो मिलते रहे हैं कोई वरना हम उनसे कहकर कोई भी पद पा सकते थे, पर जो पंडित नेहरू से पद पाया नहीं हमने तो दूसरे से क्या पद पाया। अच्छा, 1930 के जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, 1930 का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसमें उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? वो तो पहला आंदोलन था जब गांधी जी ने करो मरो तो नहीं कहा, करो मरो तो 42 में कहा, पर 37 में उन्होंने कह दिया कि अब हम इस देश को आज़ाद करके रहेंगे और अंग्रेज़ों से आप लोग कुछ किसी भी तरह का संबंध। हालांकि उस वक्त ये बात चली थी कि अगर वो औपनिवेशिक स्वराज्य दे देगी, जो बाद में उसने 35 में दिया, अंग्रेज ने दे देगी तो कांग्रेस संतुष्ट हो जाएगी। ये ठीक भी है, बस ज़्यादातर लोग तो ये चाहते हैं भाई किसी तरह पद पे बैठ जाएं, ज़्यादातर लोगों के आज़ाद हिंदुस्तान हो जाए, इसकी उतनी वजह से जो अंग्रेज़ों ने ये सबसे बड़ी चाल जो चली है हिंदुस्तान की, कि उसने शुरू से 1919 से थोड़े से अधिकार दे कर लोगों को पद दे करके, मिनिस्ट्री दे करके और भिलावे में डाल दिया। तो 1919 के बाद तो स्वराज पार्टी बाद में बनी, पर बहुत से लोग जो सरकार परस्त थे वो एक तरह से उनको क्या कहा जाता था, लिबरल, तो वो लोग चाहते थे अंग्रेज को साथ दिया। उसके बाद फिर 1935 में उसने अपने स्वराज से कुछ कम पर काफ़ी अधिकार दिए, प्रांतों में काफ़ी स्वायत्तता दी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी।
तो इस तरह अंग्रेज़ों ने तो हमेशा कोशिश की कि हिंदुस्तानियों में ऐसे लोग, पर फिर भी जो कट्टर लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह वगैरह, आज़ाद वगैरह, और गांधी जी खुद भी, तो गांधी जी को सरदार सुभाष चंद्र बोस ने एक तरह से राष्ट्रपिता कह करके उनकी इज्जत तो बढ़ाई, पर अपनी इज्जत बढ़ा दी। सुभाष चंद्र बोस समझो एक अपने आप में बहुत बड़े आदमी माने गए। गांधी जी जितना ज़्यादा सुभाष बाबू को प्यार करते थे उतना दूसरों के। नेहरू को भी शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझको ऐसा लगता है कि नेहरू जी को भी उतना नहीं मानते थे वो जितना सुभाष बाबू माने। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये बात। मैं कह रहा हूँ कि मुझको ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास रह के जिस तरह से सुभाष बाबू के बारे में जब कभी भी बात उठती थी तो बिल्कुल बहुत ही जैसे प्यार में डूब जाते थे। क्योंकि जब सुभाष बाबू बाहर गए देश के, सुभाष बाहर गया है तो ज़रूर कुछ करके बताएगा, कहा हमने। फिर आज़ाद हिंद फौज बनी और सुभाष बाबू ने गांधी जी को प्रणाम किया। तो एक तरह से अजीब हमारे देश का 1940 में सुभाष बाबू ने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में गए, फिर बाद में उससे हट गए। पर सुभाष बाबू के प्रति एक मन में अनुराग बहुत पैदा था नौजवानों में, वैसे मध्य प्रदेश में खास तौर पे। तो जब चूँकि गांधी जी को हमने देखा कि पहली बार तो जब वो बाहर गए तो गांधी जी के मुंह से निकला कि सुभाष बाहर गया है तो कुछ करके दिखाएगा। और यही प्रश्न था, क्योंकि सुभाष को लगता था कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई के ज़माने में हमको चाहे जो कुछ करना चाहिए। हिंदुस्तान में रह के वो कुछ भी करते तो अंग्रेज उनको काफ़ी नष्ट कर देता। बाहर रह के आज़ाद हिंद फौज बना के जापानियों की मदद लेके जो काफ़ी कमाल दिखाया। और उन्हीं दिनों सुभाष बाबू हर एक अपने ये रेडियो के उच्चारण में हम गांधी जी को प्रणाम करते थे। और फिर उन्होंने कहा कि गांधी जी तो राष्ट्रपिता हैं। तो एक तरह से हम लोग जो सुभाष बाबू के भी चेले थे और गांधी जी के भी, उनको एक तरह से बड़ा आनंद रहा कि गांधी जी और सुभाष में कोई बहुत भेद सिर्फ आस्था का है, ये कि अहिंसा का होना चाहिए, हिंसा होनी चाहिए, और कोई दूसरा भेद नहीं। और वो लगता था तो उसने एक तरह से सुभाष बाबू को हम लोगों की नज़र में और ऊंचा। अक्सर शहरों की चकाचौंध में हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, लेकिन भारत की आत्मा आज भी गांव की गलियों में बसती है। मेरा गांव मेरी धरोहर सेगमेंट में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं केरल के एक ऐतिहासिक गांव में, जिसका नाम है किलिमनूर। ये कोई साधारण गांव नहीं है, ये महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जन्मस्थली है, जिन्होंने भारतीय कला को एक नई पहचान दी। यहाँ का किलिमनूर पैलेस आज भी इतिहास की मौन गवाही देता है। तो आइए देखते हैं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस गांव की एक छोटी सी झलक। प्रकृति, कला और संस्कृति का मिश्रण किलिमनूर केरल के तिरुवनंतपुरम के चिरायनकीजू तालुक का एक गांव है। रबर के पेड़, स्वादिष्ट सद्या और केला पयासम, किलिमनूर महल और राजा रवि वर्मा का संग्रहालय यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं और देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गांव का परिवेश रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त है, जिससे यहाँ के अधिकतर लोग रबड़ की खेती से जुड़े हैं। किलिमनूर विश्व प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा का जन्म स्थान है। राजा रवि वर्मा की बनाई हुई पेंटिंग जैसे शकुंतला संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के शाही परिवार में पैदा हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध अयप्पन कावू मंदिर, जो किलिमनूर महल के निकट ही है, उसका निर्माण भी त्रावणकोर के राज परिवार ने भगवान अयप्पा की पूजा अर्चना के लिए किया था। आप केरल के किलिमनूर अवश्य आएं। ये गांव आपके मन को मोह लेगा और आप यहाँ बिताए हुए पल हमेशा याद रखेंगे।
आज के एपिसोड में हमने देखा कि हमारा देश कितनी विविधताओं के साथ भरा है। हमें उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपके गांव या शहर में कोई अनोखी परंपरा, कोई लोक कला, त्योहार या सांस्कृतिक विरासत है, तो फिर उसकी फोटो और वीडियो अपने नाम के साथ हमें इस ईमेल आईडी पे भेजिए। वो क्लिप बेशक 10 सेकंड की क्यों ना हो, अगर उसमें कल्चर की महक है तो फिर वो संस्कृति संवाद में हिस्सा पा सकती है। क्योंकि मेरा गांव मेरी धरोहर आपके गांव की कहानी कहने का एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। लेकिन उससे पहले देख लीजिए IGNCA में हाल ही में हुए कुछ खास आयोजनों की झलकियां हमारे आखिरी सेगमेंट सांस्कृतिक सुर्खियां में। फिर मिलेंगे आपसे कल्चर के नए शेड्स, साउंड्स और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे इंस्पायर्ड, सेलिब्रेट योर कल्चर एंड यस, सेलिब्रेट योरसेल्फ। IGNCA द्वारा संस्थापक सदस्य सचिव कपिला वात्स्यायन स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिव्यक्ति शीर्षक से एक विशेष प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की गई, जिसमें कपिला वात्स्यायन जी के दुर्लभ और स्मरणीय टेक्सटाइल संग्रह को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में उनके वस्त्र और चित्र उनके सौंदर्य बोध, बौद्धिक चेतना और परंपरा के साथ उनके गहन संवाद को रेखांकित करती हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता IAS सेवानिवृत्त एवं गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर भाग्येश वासुदेव झा ने कपिला वात्स्यायन जी की वैचारिक दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मबोध किसी भी व्यक्ति और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के इस विषय में भी मैं मानता हूं कि कपिला जी की जो दृष्टि है, और सारिकार जी ने आज जो क्यूरेट किया, जो साड़ियाँ मुझे बता रही थी कि नॉर्थ की साड़ी, साउथ की साड़ी, साउथ नॉर्थ, ये सब हम ऋग्वेद में बोलते थे ना, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। विश्व का अर्थ वेद में दिशा भी होता है। इस अवसर पर केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय, सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, IGNCA के डीन प्रशासन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, सारिका अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि और कला संस्कृति प्रेमी उपस्थित रहे। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन की स्मृति में ये छठा स्मृति व्याख्यान है। सितंबर 2020 में उनका देहावसान हुआ और उसके बाद दिसंबर में हर साल उनके जन्मदिन, जो कि 25 दिसंबर को पड़ता है, उस पर हम ये स्मृति व्याख्यान का आयोजन करते हैं। पिछले 6 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। This occasion marks the birth anniversary of Dr. Kapila Vatsyayan, and it is in her honor that Abhivyakti, Expressions of the Loom from the Vault of the Visionary, has been conceived. I am deeply grateful for the opportunity to work with her personal textile collection and to curate this exhibition in her memory. हमारे भारत की अवधारणा में स्व की खोज और स्व की प्रेरणा अक्सर हमारे पूरे मानस को आंदोलित करती रही है। हमने देखा है कि हमारे देश के अलग अलग विद्वानों ने, दार्शनिकों ने स्व की खोज में अपने जीवन को खपा दिया, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी निकला वो पूरे समाज को आलोकित कर गया।